हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीनिंग क्वेस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है लेजिस्लेचर, जिसको हिंदी में विधायिका कहते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताए थे कि सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आते हैं। जिसमें कार्यपालिका और विधायिका आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है, लेकिन न्यायपालिका सेपरेट एक सरकार का अंग है। तो हमने कार्यपालिका के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था। तो हम आज यहाँ पे बताएंगे विधायिका के बारे में। जो विधायिका है 2 स्तर पे काम करती है, केंद्र स्तर पे और दूसरा राज्य स्तर पे। जो केंद्र स्तर पे विधायिका है, जिसे हम संसद या पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, इनके 3 महत्वपूर्ण पिलर है, यानी कि तीनों अंग मिलकर ही क्या करते हैं, काम करते हैं। और संसद में कोई भी बिल पास होने के लिए तीनों की सहमति बहुत ही आवश्यक है, जिसमें पहले हम लोकसभा, राज्यसभा, और जब वो बिल दोनों ही हाउसेस में से पास हो जाते हैं, जब तक उस पर राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर नहीं हो जाते, उनके साइन नहीं हो जाते, तब तक वो बिल पास नहीं माना जाता है। इसीलिए कोई भी बिल को पास होने से पहले तीनों चरण से गुजरना पड़ता है। तो चलिए हम बात करते हैं अब यहाँ पे। ये तो हमने बात करी केंद्र स्तर पे, यानी कि राष्ट्र स्तर पे किस तरह से विधायिका संसद के द्वारा कार्य करती है। अगर हम बात करें दूसरे लेवल की राज्य स्तर पे, जिसे विधानमंडल कहते हैं, वहाँ पे भी 3 प्रकार के अंग है। ज़्यादातर भारत में जो राज्य है वहाँ पर एक सदन है, केवल विधानसभा है, लेकिन 7 ऐसे स्टेट है जहाँ पर द्विसदनात्मक देखा गया है। यानी कि हम पहले बता देते हैं कि इसमें भी 3 महत्वपूर्ण जो अंग है, जैसे कि देश में राष्ट्रपति की जो पोजीशन होती है, वही पावर और वही पोजीशन उस स्टेट में राज्यपाल की होती है। उसके बाद विधानसभा, जो कि सभी राज्यों के अंदर होता है, और विधान परिषद। केवल 7 ऐसे स्टेट है जहां पर ये विधान परिषद है, जिसका नाम मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में वो कौन कौन से राज्य है, स्टेट है, जहाँ पे द्विसदनात्मक सदन है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये ऐसे 7 स्टेट है जहां पर द्विसदनात्मक सदन है। तो चलिए पहले हम राष्ट्र स्तर पे बात करते हैं, केंद्र स्तर पे बात करते हैं कि किस तरह से विधायिका अपना काम करती है। तो मैंने बता दिया कि राष्ट्रपति महोदय का जो काम होता है सबसे आखिरी में होता है। पहले बिल्कुल दोनों हाउसेस में से गुजरने पड़ते हैं। तो वो दोनों हाउसेस के बारे में जानेंगे कि उनमें क्या विशेषता है, कैसे काम होता है, कितने सदस्यों की संख्या होती है, सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है, कौन अधिक शक्तिशाली है और किसके पास उसकी तुलना में पावर कम है। तो यहाँ पे पूरा हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं लोकसभा। लोक माने कि जनता, नाम से ही समझ में आ रहा है। जो लोकसभा है, जिसे हम कहते हैं जनता का प्रतिनिधित्व करता है, और इसमें जो चुने हुए व्यक्ति होते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। जैसे कि देश में आपको पता होगा कि लोकसभा के जब इलेक्शन होते हैं तो हर एक व्यक्ति जो भी 18 वर्ष की आयु से अधिक होता है, सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के जो बराबर वोट देने का अधिकार होता है, उस अधिकार के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। दूसरा मैंने बताया राज्यसभा। नाम से ही समझ में आ रहा है कि भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था है, और वहाँ पर जो राज्यों के चुनाव होते हैं, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, जो राज्यों के जो विधानसभा होती है, उनके चुने हुए व्यक्ति के द्वारा इसमें वोटिंग की जाती है। यानी कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो जनता के द्वारा ना चुनकर ये अप्रत्यक्ष तरीके से जितने भी राज्यों के जो विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वो इनमें वोटिंग की जाती है और इनके द्वारा चुनाव किया जाता है। तो लोकसभा के अंदर टोटल 543 मेंबर होते हैं। पूरे देश को 543 चुनावी उसमें एरिया में डिवाइड कर दिया जाता है, और यहाँ पर हर एक क्षेत्र में एक सदस्य प्रणाली है। यानी कि हर एक जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, जो भी क्षेत्र होगा, उसमें एक व्यक्ति जीतता है। हालांकि एक क्षेत्र में अलग अलग दल के बहुत सारे व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उन सभी व्यक्तियों में से जिस भी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो व्यक्ति विजयी माना जाता है उस एरिया का। तो इस तरह से पूरे क्षेत्र को, पूरे भारत को 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कर और हर एक क्षेत्र में एक व्यक्ति का
चुनाव किया जाता है और इस तरह से चुनाव प्रणाली संपन्न होती है। लेकिन राज्यसभा के अंदर जो होते हैं वो व्यक्तियों का डायरेक्ट चुनाव ना करके हर एक राज्य को अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। और हमारे यहाँ पे जो प्रतिनिधि भेजने का जो सिस्टम है यहाँ पे जनसंख्या के आधार पे होता है, यानी कि जो राज्य जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या है उसके राज्यों से अधिक मेंबर की संख्या भी राज्यसभा में ज़्यादा होगी, और जिन राज्यों की संख्या कम है, पॉपुलेशन कम है, उस राज्यों से राज्यसभा के जो मेंबर होंगे वो भी कम होंगे। जैसे कि उदाहरण दे के बता सकते हैं कि पूरे भारत में सबसे अधिक जो पॉपुलेशन वाला स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है, और इसीलिए राज्यसभा में सबसे अधिक मेंबर उत्तर प्रदेश के ही हैं। कितने हैं? 31। और सिक्किम जो कि छोटा जनसंख्या वाला प्रदेश है, इसीलिए वहाँ पर राज्यसभा के जो मेंबर है मात्र 1 है। लेकिन अलग ऐसा भारत में ये प्रणाली है, लेकिन अमेरिका में जो सीनेट में भेजा जाता है वहाँ पर हर एक स्टेट में से एक व्यक्ति को भेजने का अधिकार है, लेकिन हमने यहाँ पे जनसंख्या के आधार को माना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो लोकसभा है उसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन उससे पहले भी इसे भंग किया जा सकता है कि जब अगर प्रधानमंत्री या जो भी रूलिंग पार्टी अगर अविश्वास प्रस्ताव अगर उनके खिलाफ पास हो जाता है तो कार्यकाल जो है 5 साल से पहले भंग कर दिया जाता है। लेकिन जो राज्यसभा है उसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है और इसे उसके कभी भी भंग नहीं किया जाता है, इसीलिए इसको स्थायी सदन भी कहते हैं। हालांकि ऐसा होता है कि इनकी जो कार्यकाल है 6 वर्ष के लिए होता है। हर 2 साल के बाद जितने भी व्यक्ति हैं उनका 1/3 व्यक्ति जो होता है रिटायर्ड हो जाता है और फिर उनके जगह पे दूसरे नए व्यक्ति को चुनाव कर लिया जाता है। इस तरह से 2-2 साल के बाद जिनके टर्म्स खत्म होते हैं उनको रिटायर करके नए व्यक्ति को चुनाव करते रहते हैं। तो इस तरह से ये लगातार चलने वाले स्थायी सदन कहते हैं इसको। अगर उसके बाद हम बात करते हैं लोकसभा के अंदर टोटल 543 मेंबर होते हैं, लेकिन राज्यसभा के अंदर मात्र 250 व्यक्ति होते हैं। उसमें से 238 व्यक्तियों का जो चुनाव होता है, चयन होता है अप्रत्यक्ष तरीके से। प्रत्येक राज्य के जो विधान सभा के जो मेंबर होते हैं वो इसमें वोट कास्ट करते हैं और इस तरह से 238 व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है। लेकिन 12 जो व्यक्ति होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, चुने जाते हैं और ये पार्टिसिपेट इलेक्शन में नहीं करते। इसका उद्देश्य ये होता है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो डायरेक्ट चुनाव में नहीं भाग लेना चाहते हैं या वो नहीं चाहते कि चुनाव प्रक्रिया से उन्हें गुजरना पड़े, लेकिन उनके पास बौद्धिक क्षमता अधिक होने के कारण, अपने अपने फील्ड में ज्ञान अधिक होने के कारण, उनकी योग्यता का लाभ उठाने के कारण इस तरह की व्यवस्था की गई है। और ये अलग अलग फील्ड के होते हैं, जैसे कि वो साहित्य, कला, स्पोर्ट्स, साइंटिफिक, समाज सेवी, किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं और इसीलिए वो अपने फील्ड को अच्छे से समझ सकते हैं, उनका विकास, उनकी समस्याओं का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। कई बार देश में इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं जिनके पास योग्यता का भरपूर होती है और वो राजनीति में प्रवेश नहीं करना चाहते, तो उसके द्वारा उन व्यक्तियों की योग्यता का लाभ उठा सके, इसीलिए इस तरह का प्रावधान किया गया है। उसके बाद हम बात करें तो जो राज्यसभा है उसको हम अपर हाउस और लोकसभा को हम लोअर हाउसेस भी कहते हैं। लेकिन कई बार ये सवाल आते हैं एग्जाम में कि क्या लोकसभा राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली सदन है? तो मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा ऐसा नहीं है कि इस बात से उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। हाँ, ऐसा अवश्य है, कुछ विषयों पर राज्यसभा की तुलना में लोकसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है। तो वो ऐसे कौन सी 2 परिस्थिति है जिसके कारण लोकसभा को अधिक शक्तिशाली सदन कहा गया है? तो सबसे पहली बात कि जो धन संबंधी विधेयक होते हैं, जिसे वित्त विधेयक कहते हैं, वो केवल लोकसभा में पास होना आवश्यक है, राज्यसभा की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। उस जो भी धन विधेयक होते हैं लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जाता अवश्य है। राज्यसभा उस पर कोई संशोधन के लिए कह सकता है, लेकिन लोकसभा उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। और अगर राज्यसभा मंजूरी ना भी देगा तो 14 दिन के अंदर, 14 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्या होता है, बिल पास हो जाता है। दूसरा, जो राज्यसभा को कम शक्तिशाली और लोकसभा को अधिक शक्तिशाली कहा गया है, उसका रीज़न ये है कि अगर लोकसभा किसी बिल को पास करना चाहता है और राज्यसभा उस बिल को बार बार नकार रहा है, उसको नहीं पास होने दे रहा, तो ऐसे में राष्ट्रपति महोदय एक संयुक्त अधिवेशन बुलाकर वोटिंग करा सकते हैं और लोकसभा में जो कि व्यक्ति की सदस्य अधिक होने के कारण वो बिल क्या होता है, पास हो जाता है। तो 2 ऐसे विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें लोकसभा अधिक शक्तिशाली सदन बन जाता है। इसके अलावा
बाकी चीज़ों में लोकसभा अपने आप को बिल पास नहीं कर सकता, उसमें उसे राज्यसभा की सहमति, उसकी सहयोग की बहुत आवश्यकता है। जैसे किसी भी राज्य के लिए विषय पे कानून बनाना हो या संविधान में किसी प्रकार का संशोधन करना हो तो बिना राज्यसभा की सहमति के ऐसा नहीं किया सकता। इसीलिए दोनों ही हाउसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी बिल पहले कोई लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रोसेस से गुजरते हैं, सेम प्रोसेस से फिर दूसरे हाउसेस में जाते हैं और दोनों हाउसेस में पास होने के बाद जब राष्ट्रपति महोदय उन पर साइन कर देते हैं तो बिल क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो आपको पता है कि भारत को द्विसदनात्मक सदन कहा गया है क्योंकि यहाँ पे 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो आखिर 2 सदन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि 2 सदन की आवश्यकता के पीछे क्या कारण है या इसके हमें क्या लाभ है। तो सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ पे भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा यानी कि लोकसभा अलग अलग वर्ग, अलग अलग लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और राज्यसभा जितने भी राज्य उन सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ताकि देश में हर सेक्शन, सोसाइटी, हर राज्य को बराबर का दर्जा मिल सके और हर एक व्यक्ति और राज्य को प्रतिनिधित्व का मौका मिल सके। दूसरा कि कई बार होता है क्या है कि इतने सारे कार्यभार होते हैं, इतने सारे होते हैं, तो 2 सदन होने से कार्य का बंटवारा हो जाता है और काम सुचारू रूप से सिस्टमेटिकली स्मूथली चलता रहता है। तीसरा हम बात करें तो जो भी कोई बिल होता है पहले एक हाउसेस में गुजरता है और उसके बाद सेम प्रोसेस से दूसरे हाउसेस में जाता है। तो एक हाउस में पास होने के बाद तब तक दूसरे हाउस में जब तक गुजरेगा तब तक हमें आम जनता की जो सहमति है, उनकी राय है, उस कानून के प्रति क्या विचार है, ये जानने का हमें बिटवीन में मौका मिल जाता है। चौथा जो रीज़न है, अगर मान लो एक हाउसेस से कोई गलती रह गई, कोई त्रुटि रह गई, तो दूसरा हाउसेस क्या करता है, उसे इम्प्रूव कर सकता है, उसको करेक्ट कर सकता है। इसीलिए इसमें हम कहते हैं कि 2 सदन होने से ये सारे हमें बेनिफिट है कि गलतियों का सुधार हो जाता है। जो भी बिल सरकार बना रही है, जनता के उसके प्रति क्या राय है, क्या सहमति है, क्या उसके पक्ष में है या विपक्ष में है, ये हमें जनता का राय जानने का मौका मिल जाता है। क्योंकि जो कानून बनते हैं ये ओवरनाइट नहीं बनते, इसमें एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहले एक हाउस में उस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है, फिर उसके बाद उसी प्रोसेस से दूसरे हाउसेस में जाते हैं। तो एक हाउसेस से बिल पास होने के बाद जब दूसरी हाउसेस में जाता है तो उसके बीच में सरकार के पास एक लंबा समय होता है जनता के विचार को जानने का। तो इन सभी रीज़न से हम कह सकते हैं कि जो भारत में 2 सदन है वो आवश्यक है, क्योंकि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है और यहाँ पे अलग अलग वर्ग, समुदाय, अलग अलग भाषा, विचार के व्यक्ति रहते हैं, ताकि हम उनके सभी लोगों के साथ न्याय हो सके, सभी व्यक्तियों की राय जानने का मौका मिल सके। तो यहाँ पे बेसिकली हमने बात की विधायिका की कि जो विधायिका किस तरह से देश में कानून बनाती है, केंद्र स्तर पे किस तरह से काम करती है, राज्य स्तर पे किस तरह से काम करती है, और लोकसभा और राज्यसभा में हमने एक तरह से अंतर देखे हैं, उनके मेंबर की संख्या देखी है और दोनों हाउसेस के हमने फंक्शन देखे हैं, और इसके अलावा 2 सदन की हमें आवश्यकता क्यों, हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया है। इस चैप्टर में बाकी जो संसद के हमारे प्रमुख कार्य है, संसद के जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, जिसमें प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, संसद विशेष अधिकार क्या होता है, और देश में कानून बनाने की जो प्रोसेस है वो जो है ये हमारे टॉपिक को छूट गया है। तो इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू।